B2B देखने वाले सारे साथियों ने जय भीम जय भारत। मैं आपका भाई आपका बेटा अमित राठी। और आज मैं आया हूँ नरवाना में हमारे एक सम्मानित साथी है। उनसे जानना चाहेंगे उनकी जीवन जीवनी और उनका जीवन संघर्ष। तो साथियों, B2B चैनल आपका अपना चैनल है। इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इसके लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो साथियों, आज हमारे सम्मानित साथी भाई से हम मिलने के लिए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि मिशन मूवमेंट में इनका क्या योगदान है और ये क्या करना चाहते हैं और इनकी क्या सोच है। तो सबसे पहले मैं सम्मानित साथी से कहना चाहूंगा कि हमारे B2B चैनल के जितने भी साथी हैं, सबसे पहले आप सभी को जय भीम जय भारत बोलो। जय भीम जय भारत। सबसे पहले B2B चैनल बहुजन से बहुजन तक का चैनल आज हमारे पास आया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुजन समाज की इतनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है, नहीं चैनल दिखा पा रही है, और हमारे समाज में चैनल भी नहीं है। आज अगर बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने के लिए इस तरीके के चैनल खड़े हुए हैं, तो हम समाज के ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस चैनल को जितनी ज़्यादा सपोर्ट हो सकते हैं उतनी सपोर्ट करें, चाहे वो सब्सक्राइब करें या और अदर किसी भी तरीके की कोई भी सपोर्ट है उसको बढ़ाने में आपका सहयोग करें। मेरा नाम रोशन लाल है और पिछला गांव घोगड़िया, यहाँ हाल फिलहाल आज़ाद नगर नरवाना में रहता हूँ। और 2009 से लगातार समाज के कार्य में कार्यरत हूँ। मैंने अपने जीवन को का तकरीबन पूरा हिस्सा समाज के लिए दिया हुआ है, और जितने भी कार्य है हेल्प मैं कर सकता हूँ किसी भी भाई की। मेरे पास जो कॉल आती है या मेरे पास किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जो भी आते हैं, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ। और जितना भी हमारा बहुजन मिशन है जो तथागत बुद्धा ने शुरू किया था, वहाँ उन्होंने जो एक भिक्षु संघ बनाकर उस समाज में एक तब्दील लेके आए थे, एक बहुत बड़ी विरासत खड़ी करी थी। लेकिन समय उपरांत कुछ लोगों ने उस विरासत को ख़त्म कर दिया। वो समाप्त होने को चली गई थी, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा थी उसको कोई आगे लेके आने वाला नहीं था। फिर ये बाद में काफ़ी लंबे अरसे के बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने एक आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को निरंतरता देने के लिए साहू जी महाराज, बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने इस काम को आगे बढ़ाया, और हमारे को एक ऐसी ताकत दी हमारे समाज में जो अविश्वसनीय थी। जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, हमारे को वर्णाश्रम व्यवस्था में बांटा हुआ था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई सी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अलग अलग तरीके की गुलामियों में हम बंटे हुए थे। हमारे समाज में आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, शैक्षणिक गुलामी, ये सारे के सारे ऐसी अवस्था में हमारे को बांटा हुआ था कि भाई किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि भाई आज़ादी का मतलब है आपका अधिकारों का होना। अधिकार रोशन भाई, आप एक बात बताओ, आपने मिशन को कब समझा, ये आग आप में कब लगी? ये 2009 में मैंने देखा है कि भाई हमारे समाज के बहुत गरीब साथी हैं, वो मेरे पास आने लगे छोटे छोटे कामों के लिए। और मैंने जब उनको करवाने के लिए जाता था, देखता था दफ्तरों में हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे कोई व्यवस्था में हमारा कोई ऐसा नहीं है। हमारे जो नेता लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की ही भाषा बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। सामाजिक नेता की बहुत ज़्यादा कमी है, समाज की बात रखने वाले कोई नहीं है। जो समाज अपना नेता तैयार कर सकता है, वो ऐसे लोग भी आज नहीं सक्षम हो पा रहे हैं। दोबारा से हमारी जो व्यवस्था है वही पुराने डर्रे के ऊपर जाने लग रही है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारी शिक्षा बचा सकें। आज हम शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जो आप हर तरीके से अधिकार उसके बलबूते प्राप्त कर सकते हो, हर तरीके की समस्याओं का समाधान कर सकते हो। अगर किसी चीज़ में शक्ति है तो वो शिक्षा में है। शिक्षा के अलावा
अगर हम किसी और चीज़ में शक्ति ढूँढते हैं, देखते हैं, मानते हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। आज विज्ञान का दौर है और बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई करी थी, उसके पास इतनी डिग्रियाँ थी, इतना बड़े विद्वान थे, उसी शिक्षा की बदौलत हमारे को इतने अधिकार दे पाए, दे गए। नहीं तो उस समय भी शायद कोई ऐसा विद्वान नहीं खड़ा हो पाता और ना ही हमारे को इतने बड़े अधिकार मिल पाते अगर बाबा साहब इतनी मेहनत नहीं करते। उन्होंने भी बहुत कष्टियाँ झेली है, बहुत परेशानियाँ झेली है और हमारे को उस दौर से निकाल पाए हैं। आज दोबारा से हमें जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो दौर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे बहुजन समाज के हाथ में नहीं है। उसमें बहुत कम चैनल हैं, वो भी इतनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। ऊपर से देखा जाए तो आज भी हमारे लोग शिक्षित तो हो गए लेकिन जागरूक नहीं है। शिक्षित आज हमारा एक तबका हो गया, वो जो पढ़ाई लिखाई करता है सिर्फ नौकरी तक या फिर व्यापार लग या फिर पैसे कमाने तक ही सीमित रहता है। समाज में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो उन इतना ज़्यादा मतलब नहीं रख पाता और ना ही सामाजिक सोच वाले लोग आज तैयार हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि भाई हमारे समाज में जो कैडर बेस व्यवस्था थी वो नहीं हो पा रही। साहब कांशीराम ने एक पहल की थी अपने समाज को जगाने के लिए। वो गांव-गांव, डोर टू डोर, घर-घर जाकर लोगों को बताते थे अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके काम के बारे में और वो पहचान करवाते थे कि हमारा असली दुश्मन कौन है। आज भी हमारे लोग यही सोचते हैं कि भाई हम जो गुलाम थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन हमारे भारत देश में दासता का जो प्रचलन है वो तो सदियों से चलता आ रहा है। 2 2,500 3,000 साल से ही हम गुलामी की ओर थे। अंग्रेज़ों ने तो हमारे ऊपर 200 150 साल ही राज किया है। उससे पहले भी तो हम कौन से आज़ाद थे। बाबा साहब एक बात कहते थे, वे जिन लोगों की राज में हम उनकी बातें नहीं सुनते थे, अंग्रेज़ों के राज में जब इनकी बात नहीं सुनते तो जब इनका राज आ जाएगा तो इनकी लात खानी पड़ेगी। आपके पास वही वर्णाश्रम व्यवस्था आ जाएगी जो आप लोग उसमें किसी भी प्रकार से अधिकार उनसे वंचित हो जाओगे और आपको वही पुराने इतिहास में जो आपके पास दौर था, दास प्रथा का दौर था, सती प्रथा का दौर था, आपकी जो महिलाएं थी वो मंदिरों में आप दासी बन के रहते थे। हमारे को ऐसे ऐसे नाम दिए जाते थे। हमारे को एक असभ्य पुरुष, असभ्य मानव के तौर पे देखा जाता था। वो उन लोगों ने इतनी मेहनत करी। जब मैंने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करी, देखा, इन महापुरुषों के बारे में पढ़ा, तो भीमा कोरेगांव के बारे में जब पढ़ा तो हमें देखा कि भाई हमारा जो पुराना इतिहास था, पुराने हमारे जो पुरखे थे, कितना कष्टी का उनका दौर था और वही व्यवस्था दोबारा आने वाली है। आज हम जितनी भी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, चाहे अच्छा पहन रहे हैं, चाहे अच्छा खा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वो सारी उन लोगों की मेहनत की और संघर्ष की बदौलत है। अगर आज हम उनके इतिहास को नहीं समझेंगे, उनके संघर्ष को नहीं समझेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारे को गालियाँ देगी। हमारे को गालियाँ इसलिए देगी क्योंकि वो यही कहेंगे कि हमारे जो पुरखे थे, दादे परदादे थे, वो तो जानकार थे, संघर्षशील थे, उन्होंने तो हमारे को अधिकार दिए थे, वो तो बहुत अच्छे थे। लेकिन जो बीच की जो पीढ़ी आई है वो नालायक थी। उन्होंने इन अधिकारों को बचा नहीं पाए और आज हम फिर दोबारा से उस गुलामी के दौर में आ गए। आज ज़रूरत है हमें समाज से में निकलने की और जागरूक करने की और हमारे जितने भी संविधान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, संविधान से जितने भी अधिकार ख़त्म हो रहे हैं उनको बचाने की और सामाजिक नेता तैयार करने की जो समाज के बारे में सोचे। देखें कि भाई आज हमारा बहुजन समाज 85% समाज, 85% में भी आप ये देखोगे कि भाई 3% लोग ही संगठित होकर 85% लोगों को ऊपर राज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हुई है। पार्टियों में हमारे ही समाज में से वो हम जिनको एजेंट बोलते हैं, जिनको
साहब कांशीराम ने चमचा युग लिखी, तो उसके बारे में बताया कि भाई हमारे लोगों में से ऐसे लोगों को वो छांट लेते हैं, अपनी पार्टियों को में नेता तैयार करते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको लालच देते हैं, और हमारे समाज में जाकर वो उनको वोट दिलाने का काम करते हैं। और फिर जब हमारे अधिकारों के ऊपर अटैक होता है तो वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जब वो नहीं बोलते तो हमारे समाज का सत्यानाश होता है। तो हम समाज में निकले हैं तो यही जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई नेता ऐसा तैयार करो जो समाज के प्रति समर्पित हो, न कि पार्टी के प्रति समर्पित हो। और जब लग आप संगठित नहीं हो पाओगे, जब लग आप इकट्ठे नहीं हो पाओगे, शिक्षित नहीं हो पाओगे, जागरूक नहीं हो पाओगे, और आपकी जितनी भी गुलामी है उनके बारे में नहीं समझोगे कि भाई आपके पुरखों ने कितनी कितनी कष्टी झेली है। उनके पास धन रखने की कोई इजाज़त नहीं थी, उनके पास शिक्षा की कोई इजाज़त नहीं थी। जबकि आप 2000 साल पहले जाओगे तो हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, हमारा एक इतिहास था। हमारे पुरखों ने जब राज किया था तो हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, अवंती जैसी 70 यूनिवर्सिटियाँ थी। और जब आप 200 साल पीछे जाओगे तो आप देखोगे हमारे पुरखे अंगूठा टेक थे, अनपढ़ थे, उनके पास रोजी रोटी के लिए कमाने का कोई साधन नहीं था, गरीब थे। तो उसका कारण यही था कि भाई हमारे ऊपर इतने कठोर दंडा विधान थे। और आज वही दौर हमारे ऊपर लादा जा रहा है, जब कठोर दंडा विधान है, हमारे जितने अधिकार खत्म होने जा रहे हैं, उनको अगर बचाना है तो जागरूक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। यही सोच लेके मैं समाज में के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा हुआ है। पिछले 12-13 साल से मैं काम करने लग रहा हूँ। तो रोशन भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में कई प्रकार के लोग हुए हैं। कुछ साथ देने वाले भी हुए हैं, कुछ और बहुत से लोग मनोबल तोड़ने वाले हुए हैं। लेकिन जो लोग मनोबल तोड़ते हैं, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? क्या कभी न्यू दिमाग में आवे है बात कि भाई ये तो गलत पंगा ले लिया, इसमें नहीं आना चाहिए था, इसमें तो काफी लॉस हो चुका है? क्या कुछ ऐसी दिमाग में कदे बात आई? देखो, ऐसी परेशानियां तो देखो आती रहती है। और जब तक आप समाज में एक मुखौटा बनकर काम करोगे तब तक तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी आपके पास आएंगी, बड़े बड़े ऑफर भी आपके पास आएंगे। हमारे पास भी इन दौर में गुजरना पड़ता है। भाई आपके पास दो ही ऑफर हैं। भाई या तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यक्तिगत लाभ के लिए जो भी आप लेना चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। अगर आप वो दौर में नहीं जाओगे तो उसका दूसरा ऑप्शन है कि भाई आपको परेशान किया जाओगा, आपका चरित्रहनन किया जाओगा, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में समाज में फैलाई जाओगी कि भाई आप लोग तो पैसे लेके काम कर रहे हो, आप लोग तो एक घटिया किस्म के काम कर रहे हो। और यही इन लोगों की जो कुछ लोग हैं वो ऊपर से प्लानिंग करके काम करते हैं, उनके पास पैसा है, पावर है। आज आप देखोगे तो राज व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है। और जब हमने अपना इतिहास पढ़ा, उनके ग्रंथ पढ़े, ब्राह्मणीय जितने भी ग्रंथ थे उनमें हमने देखा भाई हमारे पुरखों को इन्होंने कितना मतलब ऐसे उनको चित्रण किया गया है कि भाई बुराई का प्रतीक बताया गया है। जब हम देखते हैं जितने हमारे पुरखे हैं उनको राक्षस देते हैं, असुर, ऐसे ऐसे मतलब उनका नाम से ही रोशन भाई, आप थोड़े से जो मैं सवाल पूछा था उसके बारे में बात करो तो बढ़िया है। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई आपको समाज में जब दिक्कत आवे है तो कैसा महसूस करो आप? क्या दिमाग में बातें आवे है कि भाई ये नहीं करना चाहिए ये काम? और समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक शिक्षित लोग हैं जो अपने आप को शिक्षित कहने वाले लोग हैं, और दूसरे हैं पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे और शिक्षित में आप क्या अंतर समझते हो? उसका बारे में थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करें। देखो, पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि भाई हमने अपनी किताबें पढ़ ली और हमें अपनी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, कोई आपने सर्विस कोई बढ़िया आगे आपने पहुंचना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप ये है कि भाई आप उनको पढ़ा लिखा तो आप हो सकते हो और शिक्षित भी आप उसको कह सकते हो। लेकिन जो बाबा साहब या महापुरुष हमारी डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है सही और गलत की जानकारी होना। अगर आपके पास ये तथ्य है कि भाई आप जो कर रहे हो आपके समाज के हित की बात है, आप
का जो जीवन है उसमें आप अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हो, आपके पास वो विवेक शक्ति है, तो उसका मतलब है शिक्षित होना। एक होती है पर्सनल लाइफ और एक होती है सामाजिक लाइफ। पर्सनल लाइफ में आदमी सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर अपने स्वार्थ के लिए उसमें अपनी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, एक सीमित दायरा है। और जो सामाजिक जीवन है उसका एक असीमित दायरा है। कभी कभी हमें भी दिक्कत आती है, हमारे ऊपर जब अटैक होते हैं, हमारे ऊपर से ऐसे लक्षण लगते हैं, हमारे ऊपर बहुत तरह के हमें प्रशासनिक कार्रवाई से भी झेलना पड़ता है। कई बार जेल तक हमने झेली है, जबकि ऐसे ही झूठे आरोप लगा के हमारे को परेशान किया जाता है। यार दोस्त हैं, परिवार वाले हैं और हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या रखा है इन चीज़ों में, क्यों आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। लेकिन दिमाग में जो चीज़ें हैं वो नहीं निकल पाती। थोड़ा आप सेट होते हैं, कई बार बाद में फिर सोचते हैं भाई ये जीवन तो देखो, बाबा साहब ने 4-4 बच्चे खो दिए। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने दाव पे लगा दिया। इतनी बड़ी विद्वान, इतने बड़ी डिग्रियां, इतने बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति ने, जब वो पीछे नहीं हटे और हम तो एक छोटे से हैं आम आदमी। जब आप पे मुकदमा होया, अभी कुछ पिछले 3-4-5 महीने पहले की बात है, तो वहाँ आपने कैसा महसूस कराया और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा, उसका उसका बारे में थोड़ा हमें बताने की कोशिश करें। देखो, जब मेरे ऊपर मुकदमा होया तो मुकदमे में क्या बातें दिखाई गई थी कि भाई आपने पुलिस वाले के साथ मारपीट करी है, झगड़ा कराया है। जबकि उस पुलिस वाले के सामने कभी भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी मेरे सामने नहीं आया। और वीडियोग्राफी में कुछ लोग उन्होंने जो चित्र पेश करे हैं, कुछ भागते उसके पीछे दिखाई दे रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल भी नहीं था। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे एक अलग केस में मेरे को डाल के परेशान करने वाली बात थी, ताकि। और रही दूसरी बात, जब मेरे को अंदर कराया गया तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कराया गया कि कोर्ट के सामने कि प्रशासनिक व्यवस्था खराब होने का खतरा है इससे, राजनीतिक माहौल खराब होने का वो खराब है। जबकि मेरे पास ऐसे कौन से क्रिमिनल ऑफेंस थे, कुछ भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि भी एक दो मुकदमे मेरे खिलाफ और जोड़ दिए कि भाई इसने रोड जाम किया है या किया है। ये कोई भी काम हो, प्रशासन की नज़रों में आने का मतलब ये है कि भाई किसी ने कहीं कहीं रोड जाम कर दिया कि भाई हाँ फलाने फलाने व्यक्ति हो सकते हैं, उनके नाम ऐड करे और उसको परेशान करे। और तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप पे मुकदमा होया, और कितने दिन आप जेल के अंदर रहे। देखो, घर वालों का तो यही रिएक्शन था कि भाई शुरू में तो अपसेट थे ही, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत करी कि भाई ऐसी ऐसी बातें हुई है, तो यही बोले थे कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप भी खुद भी परेशान नहीं हो रहे हो, हम भी परेशान हैं, समाज आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो उन्होंने देखा, उत्साह देखा लोगों का, कि भाई हाँ, तो उसके बाद फिर कह कि भाई चलो ठीक है कि भाई अगर आपकी यही इच्छा है तो आप करते रहो, हम आपके साथ हैं। घर वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। अगर परिवार वालों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं सामाजिक काम कर भी नहीं सकता था। तो जेल के अंदर आप कितने दिन तक रहे। जेल के अंदर मैं 2 महीने रहा, और दो वहाँ मैंने देखा कि भी 70% अपने बहुजन समाज के ही लोग हैं। और बहुत सारे लोग तो वो हैं कि भाई जिनका कोई बड़ा केस भी नहीं है, आम छोटे छोटे केसों में 7-7 महीने से, 8-8 महीने से, 2-2 साल से, क्योंकि उनको कोई घर घर में जमानत कराने वाला नहीं है, पैसे का अभाव है, जानकारी का अभाव है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे कि भाई ये देखो। जब मैंने वहाँ देखा कि भाई मेरी तो छोटी सी समस्या है, इन लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो चलो समाज के लिए काम कर रहा था, तो वही बात है, प्रशासन की नज़रों में आ गया तो उन्होंने झूठे आरोप में मेरे को करके फंसा दिया। और ये तो देखो इन लोगों का चलन है, ये तो करेंगे ही, लेकिन इन लोगों को कौन संभालेगा। तब से मैंने वहाँ से डिसाइड किया भाई इस आंदोलन को मजबूती देने की ज़रूरत है। और वहाँ से मैंने सोचा कि भाई हम एक एनजीओ बनाकर, कोई सोसाइटी बनाकर काम करेंगे। और आज से हम एक टीम के माध्यम से अपने समाज की किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। और तब से हमने इसको आने के बाद और काम ज़ोरों से दिया, और आज एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है हम उसको के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे कि भाई आप हमारे पास आइए, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। अपनी जो एनजीओ है रोशन भाई, उसका नाम बताओ ताकि लोगों को समझने में आसानी हुए और वो आपके पास आकर अपनी समस्या रखे और उन समस्याओं का आप समाधान कर पाओ।
देखो, हमारी जो एनजीओ है उसको हमने अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जींद के पास डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं, ऑनलाइन करवा रखे हैं। वो 2-4 दिन में हमारे नाम अप्रूवल हो जाएंगे। नाम अप्रूवल के लिए हमने 3 नाम भेजे हैं। एक है हमारा समृद्ध भारत मिशन, दूसरा नाम हमने अप्लाई किया हुआ है वह समृद्ध मानव मिशन, और तीसरा है समृद्ध समाज मिशन। इन तीनों में से जो नाम अप्रूवल होगा उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। पूरी की पूरी फाइलिंग हमने जमा करवा देंगे। 2-4 दिन के अंदर अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो आज की जनरेशन में आप क्या देख रहे हो कि किस प्रकार से आज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और क्या कमी है जो आज आपने सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है समाज के अंदर? देखो, जैसे हम काम करते थे और हमने देखा कि वे बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं अपने आप को ये कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब मिलते हैं, लेकिन देखते हैं कि वे बहुत सारे लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण या किसी अन्य दबाव के कारण जब देखते हैं कि वे वो समाज से हटकर अपने आप पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तब देखते हैं कि वे ये सामाजिक सेवा के नाम पर एक धोखा है। और ऐसे जो लोग हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ समाज के लिए दिन रात एक रह के काम करते हैं, और ऐसे भी लोग हमें बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, ज़रूरत है जागरूकता की। हम तो रोशन भाई, अभी 6 दिसंबर आने वाला है और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो उसका बारे में अपनी राय दे। क्योंकि देखा जावा है कि समाज के लोग इस दिन को, बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ था, तो अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। क्या उनको एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वे बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अलग अलग तरीके से महापुरुषों को नाम को जोड़ करके काम करते हैं। लेकिन जो सोशल जो सामाजिक सोच है वो डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन हम बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण है, ये कोई खुशी का विषय नहीं है, ये हमारे लिए एक शोक का विषय है कि भाई इस दिन ऐसे महापुरुष ने अपना जीवन त्यागा, वो चले गए, जिन्होंने का पूरा जीवन अपने संघर्ष और हमारे लिए ही, अपने समाज के लिए ही काम करता था। और उसमें देखा जाए तो उसमें सारी की सारी जितनी महिलाएं हैं, जितने भी हमारी कैटेगरी है, वो किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करते थे, वो सब के लिए काम करते थे। वो सब के लिए एक दुख का विषय है। वे वो उस दिन वो चले गए थे। हमें इकट्ठा होकर साथ में आकर इन चीज़ों पे उनका जो संघर्ष था उस पे चर्चा करनी चाहिए। उनका जो मिशन था, आज उसकी मिशन की भी अलग अलग डेफिनेशन करते हैं। सिर्फ हम जय भीम बोलकर काम चला लेते हैं कि भाई जय भीम, लेकिन जय भीम का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने बाबा साहब का नाम ले लिया और बाबा साहब के बारे में सोच लिया। उसके मिशन के लिए काम करना सबसे बड़ी बात है। और उनके जीवन के 2 लक्ष्य थे। सबसे बड़ा उनका लक्ष्य था कि भाई मैं मेरे समाज को जो वोटिंग राइट है उसके बलबूते पर राज व्यवस्था में कैसे ले आ सकता हूँ। और तो आज समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे B2B चैनल के माध्यम से? B2B जो बहुजन से बहुजन तक का चैनल है, तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि बाबा साहब का एक तो उस संघर्ष को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करें कि भाई जो हमारे को ओबीसी का जो आरक्षण है, हमारा 60% 52% इनकी जो संख्या है, तो उसके माध्यम से उनको पूरा का पूरा अधिकार मिले। जो ऐसी समाज की वर्ग है जितनी भी उनको आरक्षण की व्यवस्था है, उसको उसके हिसाब से उनको काम मिले। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हम अपने अधिकार कैसे ले सकते हैं, उसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है और इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का जो मिशन था वह आप उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर तालमेल बनाने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग लेकर अपने जितने भी विद्वान साथी हैं, विद्वान लोग हैं, जागरूक लोग हैं, तो इसमें कैडर को लगाने का काम करें। और गांव जाकर जो हमारे जो युवा है, यूथ साथी है, उनको जगाने का काम करें और उनको अपने इतिहास के बारे में जागरूक करके आगे मिशन में काम करने का प्रयास करें। तो साथियों, ये थे हमारे साथी रोशनलाल नरवाना से, और ये काफ़ी सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए साथी है, ज़मीन से जुड़े हुए साथी है।
तो इनके साथ एक साथी और हमेशा रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ उनको। तो उनसे भी हम उनका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। तो साथी, सबसे पहले तो हमारे साथियां ने, सभी दर्शकों ने जय भीम जय भारत बोलो। जय भीम जय भारत। तो अपना नाम और परिचय दे दो आपका। मेरा नाम रामफल है, आज़ाद नगर नरवाना से रहने वाला हूँ। तो आपको कैसा लगा है भाई रोशन के साथ काम करते वक्त? मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके विचारों से, इसके मैं साथ में ही रहता हूँ। जो इस पर कष्ट आई है उसका भी मेरे को सारे प्रकार से पता है, जो इस पे ब्लेम लगे हैं, धोखे से लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथी रामफल, और जो हमेशा रोशन लाल जी के साथ लगे हुए हैं मिशन मूवमेंट में। चाहे कहीं भी हो, मुद्दा कोई भी हो, ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। और ऐसे साथियों का हमने तन मन और धन से साथ देना चाहिए। तो बातें तो बहुत सी है, रोशन भाई से अभी बहुत सी बातें और करांगे। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम जय भारत। आपके अपने चैनल B2B यानी कि बहुजन से बहुजन तक को आप सपोर्ट करिए और इस चैनल को आगे तक लेके जाइए। ये आपकी अपनी आवाज़ है। मैं अमित राठी आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम जय भारत।